मुरथल कथित गैंगरेप मामले में पहला केस दर्ज। दिल्ली की महिला ने मुरथल थाने में कराई शिकायत दर्ज। जांच कर रही एसआईटी को मिली थी जानकारी। तेलंगाना के रंगारेड्डी कोर्ट ने सुनाया आदेश। कन्हैया, खालिद, राहुल गांधी, अजय माकन, आनंद शर्मा, केजरीवाल, सीताराम येचुरी और केसी त्यागी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज। बरेली में किसान कल्याण रैली में पीएम मोदी की हुंकार। बोले देश की शान, किसानों को मेरा नमन। 2022 तक दोगुना करना चाहता हूं किसानों की आमदनी। मन की बात में बजट पर बोले पीएम मोदी। कल संसद में 125 करोड़ नागरिक लेंगे मेरी परीक्षा। परीक्षार्थियों को दिया मोदी मंत्र, आशाओं के बोझ के नीचे न दबे। और महाराष्ट्र के ठाणे में खौफनाक वारदात। परिवार के 14 लोगों की हत्या करने के बाद युवक ने लगा ली फांसी। धारदार हथियार से काट डाले परिवार के सभी लोग। नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज। हमारी खास पेशकश में मोदी सरकार के आम बजट 2016-17 पर बात करेंगे। इस बजट में पूरा देश क्या चाहता है, हमारी चर्चा इसी मुद्दे पर होगी और इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश की बात हम वित्त मंत्री अरुण जेटली तक पहुंचाना चाहते हैं। पूरे देश की निगाहें इस बजट पर टिकी हैं। बजट से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर प्रसारण होने वाले कार्यक्रम मन की बात में कहा कि 29 फरवरी को मेरी अहम परीक्षा है, क्योंकि पूरे देश को इस बजट से उम्मीदें हैं। वहीं पीएम मोदी को अपने वित्त मंत्री अरुण जेटली से उम्मीदें हैं, क्योंकि देश की जनता से किए अच्छे दिन के वादों पर पीएम मोदी को खराज उतरना है। मोदी सरकार के आम बजट 2016-17 से देश क्या चाहता है, ऐसे ही कुछ सवालों पर एक नजर डालते हैं और इसके बाद शुरू करेंगे चर्चा। आम बजट में क्या चाहता है देश का किसान? ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हालात सुधारने की जरूरत। कृषि क्षेत्र के लिए बजट में अहम बदलाव जरूरी। क्या कृषि में सुधार करने वाला बजट होगा साबित? क्या बजट में कमाई पर टैक्स से मिलेगी राहत? 2.5 लाख से बढ़कर 4 लाख रुपए करने की सिफारिश। फिलहाल 4% हैं टैक्स दाता। टैक्स स्लैब सीमा को बढ़ाने पर इसमें आएगी गिरावट। टैक्स राहत की सीमा 3 लाख रुपए सालाना करने की भी सिफारिश। बजट में बैंकों के लिए क्या होगा? सरकार ने बैंकों में 70,000 करोड़ रुपए पूंजी डालने की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2019 तक बैंकों को 1,18,000 करोड़ रुपए की पूंजी की जरूरत होगी। सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 20% से बढ़ाकर 49% हो सकती है। वर्तमान में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए ये सीमा 74% है। बजट में छोटे कारोबारियों के लिए क्या होगा? छोटे कारोबारियों के लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है। छोटे कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए पर्सनल सेक्टर को बढ़ावा देने का उपाय किया जा सकता है। इनके लिए पीएम ने मुद्रा बैंक पहले ही बनाया है। कुछ और नई व्यवहारिक योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है। और बजट से, आम बजट से देश के लोगों को भारी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये अपने मन की बात में कहा है और हमारे साथ इस कार्यक्रम चर्चा के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में एसोचैम के को चेयरमैन राकेश सिंह जी और वरिष्ठ व्यापारी नेता पवन कुमार। बात करेंगे राकेश सिंह जी, क्या चाहता है आखिर, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र को बड़ी उम्मीदें होती हैं बजट से, आम बजट से, और कहीं ना कहीं कुछ सुझाव भी देता है औद्योगिक क्षेत्र। फिलहाल आपको कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, उम्मीद तो काफ़ी है और आज जैसे अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में ये कह कर के उम्मीद को दुगना कर दिया है जी कि कल मेरी परीक्षा है, तो इसका मतलब है कि अब हमारी नज़रें बहुत ही नज़दीक से देखेंगी इस बजट को और एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली बहुत हाई हो गई हैं इंडस्ट्री की भी। जी। अगर हम लोग एसोचैम से बात करें, जहां पर कि हम लोगों ने पहले भी जो है बजट मेमोरेंडम पे लेकर के या बाकी सब चीज़ों को लेकर के हमने कहा है, देखिए इस वक्त जो है परिस्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाएंगी पिछले 3-4 सालों से। खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो मेन इनपुट कंपनियां हैं, जैसे स्टील है, रोड्स हैं और रियलिटी है,
जी। इन सब चीज़ों के लिए अब हमको जो हमारी मेन जो डिमांड रही है या जी। जो हम लगातार जो है वित्त मंत्री जी से हम लोग सजेशन दे रहे हैं कि देखिए अब ये समय आ गया है कि जब थोड़ा सा एक्सपेंडिचर पे आपको थोड़ा सा पर्स को लूज करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब तक नहीं बढ़ता है जी। तब तक जो है इंडस्ट्री में जो एक बदलाव आना चाहिए, जो इंसेंटिव मिलनी चाहिए, उसको अभी लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि इंडस्ट्री की इस वक्त काफ़ी मैं खस्ता हाल तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ परेशानियां हैं और मुझे लगता है कि अब एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और बात करेंगे इंडस्ट्री की ग्रोथ पर भी, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ व्यापारी नेता पवन कुमार जी। पवन जी, व्यापारिक क्षेत्र के लोग, आम व्यापारी इस बजट से क्या चाहते हैं कि वो जो केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी हैं कल जो पेश करने जा रहे हैं, कितनी उम्मीदें रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आम व्यापारी जिसको आज के हालात में एक चोर की दृष्टि से देखा जाता है, ये अवधारणा में बदलाव की ज़रूरत है। छोटा व्यापारी लगभग हमारे देश में 60% है टोटल व्यापार का, और उसको सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो एक ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि ये तो चोरी ही करते हैं। हमारे बीच में रेहड़ी पटरी वाले भी व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार भी हैं जी। इस प्रकार ये जितने भी छोटे व्यापारी हैं उन सब की उम्मीदें सबसे पहले तो ये रहती हैं कि उनको अपना घर का 2 वक्त का खाना नसीब हो जी। इसके लिए सबसे पहले तो बजट के अंदर हमारा ये होना चाहिए कि इसकी जो लिमिट अभी है उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए तक किया जाए। आप देखेंगे कि तो 5 लाख रुपए में एक किसी भी व्यापार का, किसी भी परिवार का जो बजट है वो 5 लाख रुपए से कम नहीं हो सकता। किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार में आप देखें तो 5 लाख रुपए से कम में कुछ नहीं हो सकता जी। अगर 5 लाख रुपए करते हैं तो उसके बाद ये कहना कि जो टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स देने वाले लोग हैं, उनका दायरा कम होगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। टैक्स देने वालों का दायरा बढ़ेगा और अगर आप छूट देते हैं तो लोग खर्च भी करेंगे। अगर खर्च करेंगे तो विभिन्न माध्यमों से आपके पास टैक्स वैसे भी ज्यादा आता है। हाँ। एक इनकम टैक्स को छोड़ दें तो बाकी दूसरे माध्यमों से जो टैक्स है वो बढ़ेगा आपके पास। इसके लिए ये छूट आपको देनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये छूट देनी चाहिए। और राकेश सिंह जी, एक चीज़ और है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है, अगर इसकी अभी आर्थिक सर्वे आया था 26 फरवरी को संसद में पेश किया गया था, इसमें ये दिखाया गया है कि जो औद्योगिक क्षेत्र की ग्रोथ है वो पिछले 1 या 1.5 साल में कुछ लगभग या तो नीचे आई है या फिर एक लेवल पर आकर के ठहर गई है। इसके पीछे क्या कारण रहे? देखिए, इसके पीछे कई तरह के, अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को अगर आप देखना चाहें तो हम ये बहुत आसानी से कह सकते हैं कि दुनिया भर में जो है इकोनॉमीज में और उनकी बाइंग कैपेसिटी को या रिजर्वेशंस हैं उनकी वजह से जो है जो ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि चाइना में भी ग्रोथ रेट कम हुई है। लेकिन अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो आज भी जो है 7.4, 7.5 अगर मैं मान करके चलूँ तो अभी भी दुनिया की सबसे तेज़ जो चलने वाली इकोनॉमी है जी। लेकिन हमारी परेशानी कुछ और है। हमारी परेशानी ये हो गई है कि जो हमारा रियल ग्रोथ सेक्टर में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जो मैंने शुरू में आपको बताया कि ये एक ऐसा मौका है कि जहाँ पर हम लोग ऑलरेडी 7.5% से ग्रोथ ले रहे हैं। अगर सरकार अगर चाहे, जो कि अब अगर इन्वेस्टमेंट को, जो कि देखिए फिस्कल डेफिसिट भी अब जो है काफ़ी मैनेजेबल लिमिट में आ चुका है। पेट्रोलियम के प्राइसेस भी काफ़ी डाउन हैं, उसमें से सरकार ने काफ़ी अच्छा अपना रेवेन्यू भी कलेक्ट कर लिया है जी। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे और उसके पहले की जो रिपोर्ट देखें तो करीब 70% के करीब टारगेट ऑलरेडी जो है फरवरी के महीने में जो है अचीव किया जा चुका था। बिल्कुल। इतना सब कुछ होने के बाद अगर आज की डेट में, लेकिन जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो एक बहुत बड़ा कारण होता है जो कि इंडस्ट्री को एक स्टिमुलेट करता है जी। आगे बढ़ने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो शायद हमको वो माहौल अगर हमको लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ख़ास तौर पे जो दूसरी चीज़ जो अभी हमारे मित्र ने भी जो बताया कि छोटे व्यापारियों को जो रोड को स्मूथन करना है, क्योंकि हमें जो एम्प्लॉयमेंट का जो एक बहुत बड़ा हमारे जो वित्त मंत्री भी कह रहे हैं और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं,
तो जो टाइनी और स्मॉल सेक्टर्स के लिए हम लोग बहुत बड़ा कुछ इस वक्त उम्मीद कर रहे हैं। अगर वो मिलता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो वो लोग अभी जो सर्वे में आ रहा है जी। कि 7.75 या 7.6 के, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 7.5 से भी ऊपर निकल सकता है। बिल्कुल। जी हाँ। जो ग्रोथ का रेट है वो 8% का लक्ष्य रखा गया है, हालांकि सरकार की ओर से वो भी जल्द अचीव किया जा सकता है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more solved than ever, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वा। अब आप पर होगी माँ झंडे वाली की कृपा। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि प्रतिदिन कीजिए माँ के दर्शन। ते सर्वमंगलमा। देखिए दिल्ली के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ माँ झंडे वाली माता मंदिर से। सर्वार्थ साधिके शरण्ये संध्या आरती का सीधा प्रसारण प्रतिदिन सायं 7:30 बजे सिर्फ A to Z न्यूज चैनल पर। प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। चौबीस घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। मिलती रहे आपको ताजा खबर, आपके और हमारे मिलने का एक नया प्लेटफॉर्म। डिश टीवी का चैनल नंबर 573। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 29 फरवरी को देश में होने वाले बजट को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर पूरे देश में हलचल मची हुई है। शिक्षा बजट को लेकर शिक्षकों से लेकर छात्रों और अभिभावकों को बहुत सी उम्मीदें हैं। ये वही वर्ग है जो देश का भविष्य माने जाने वाले बच्चों की नींव तैयार करता है। जहां शिक्षा को लेकर इस साल बहुत उठापटक हुई, तो वहीं सभी को जिज्ञासा है कि आखिर कैसा होने वाला है शिक्षा का बजट।
हर बच्चे को स्कूली शिक्षा का अधिकार देने वाला कानून 2 अप्रैल 2013 को यूपी सरकार की अध्यक्षता में लागू हुआ था। 3 साल पहले साल 2010 में यूपी सरकार ने देश के हर बच्चे को शिक्षा के अधिकार का सपना दिखाया था। कहा गया था कि अगले 3 साल यानी 31 मार्च 2013 तक ये सपना हकीकत का रूप ले लेगा। इस योजना के तहत सभी सरकारी और निजी स्कूलों को शिक्षा के कानूनों का पालन करना था, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में महज 7% स्कूल ही ऐसे रहे हैं जिन्होंने पूरी तरह से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया। जाहिर है स्थिति बेहद निराशाजनक थी। वहीं मोदी सरकार ने भी अब तक इस कानून के तहत कोई बड़े बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि इस शिक्षा बजट में राइट टू एजुकेशन के तहत भी बदलाव हो सकते हैं और बच्चों को इससे फायदा मिल सकता है, क्योंकि मोदी सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो लोगों का मानना है अगर सरकार अपनी इस मुहिम को कामयाब बनाना चाहती है तो उसे सबसे पहले बेटियों और बाकी बच्चों की शिक्षा पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा क्षेत्र में बढ़ता निजीकरण। आजकल शिक्षा क्षेत्र में निजी संस्थाओं का बोलबाला है। बाजार में पैसा फेंकिए और अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाइए। यही तो हो रहा है। हर स्तर पर प्रतिभाओं का दोहन चल रहा है। कहीं समर कैंप के नाम पर लूट है तो कहीं कैंपस सिलेक्शन के नाम पर। बाजार की इस बढ़ती आपाधापी में ये मानने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि निजी शिक्षण संस्थानों की फीस महंगी होती है, लेकिन इसकी कोई तो सीमा होगी। अगर बच्चे यूं ही लूट खसोट के माहौल में पढ़ेंगे तो आगे चलकर वे भी भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देंगे। जाहिर है हम एक भ्रष्ट संस्कृति को जन्म दे रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय से लेकर तमाम सरकारी शैक्षणिक महकमों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि निजी शिक्षण संस्थाओं की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जा सके। अगर शिक्षा ही खरीदी हुई मिलेगी तो क्या असल में बच्चों का विकास हो पाएगा? इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आम लोगों की यही मांग है कि शिक्षा के इस निजीकरण को रोका जाए और पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रूप दिया जाए, जिससे पैसे वाले नहीं बल्कि प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले। तकनीकी शिक्षा का बढ़ता प्रभाव। सरकार की सोची गई स्कीम तकनीकी शिक्षा आम आदमी के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। तकनीकी शिक्षा जैसे बीई, फार्मेसी, आर्किटेक्चर और होटल मैनेजमेंट जैसे पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा और इनकी तैयारी से जुड़ी सभी जानकारी अब जिले के सरकारी स्कूलों में ही बच्चों को मिल सकेंगी। ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में ज्यादातर निजी स्कूलों में ही बताया जाता है, लेकिन अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी आगे बढ़ने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए इन सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, ताकि अगर इन बच्चों को इन विषयों से जुड़ी कोई रुचि हो तो वो अपनी रुचि को बखूबी रूप से पूरा कर सके। वहीं शहर में पढ़ने वाले बच्चे भले ही जेईई, पीएमटी, पीईटी और कैट आदि तकनीकी परीक्षाओं की जानकारी रखते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्रों को आज भी इनमें से आधे से ज्यादा परीक्षाओं के नाम तक पता नहीं होते। ऐसे में शासन की यही पहल दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लाखों विद्यार्थियों को कैरियर ऑप्शन चुनने और परीक्षाओं की तैयारी करने में मददगार साबित होगी। बजट सत्र शुरू हो गया है। हर किसी की अपनी अलग अलग उम्मीदें हैं, लेकिन किसी की उम्मीद पूरी होती है और किसकी उम्मीद पर पानी फिरता है, ये तो वक्त आने पर ही पता चल पाएगा। जी हां, भारत सरकार रक्षा के लिए बजट के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देती है और अपने बजट में इसके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, अमित गुप्ता जो कि कर सलाहकार हैं, और उनके साथ साथ व्यापारी नेता विष्णु गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। अभी बात करेंगे। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी आपने देखा कि शिक्षा की बात की गई हमारे से, अभी जो हम खबर दिखा रहे थे और भारत सरकार का हमेशा से शिक्षा पर विशेष जोर रहा है ताकि ये देश के गांव-गांव तक पहुंच सके, उन सब बच्चों तक पहुंच सके जो कि शिक्षा से दूर रह जाते हैं। कितना सफल मानते हैं अगर, और क्या उम्मीद करते हैं इस बजट से? देखिए, पिछले बार के बजट में जेटली जी ने, वित्त मंत्री जी ने एक हर क्षेत्र में, हर राज्य में एक आईएम्स बनाने की बात करी थी। उसके लिए उन्होंने अनुदान भी दिया था और कहीं ना कहीं प्राइमरी एजुकेशन जो कि मतलब प्राथमिक शिक्षा है उसको उन रिमोट एरियाज में ले जाने की बात करी थी जहां पर आज भी शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो आईएम की बात है, जो हर क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा का विकास हो, उस पर जरूर ध्यान दिया जाएगा।
दूसरा, जिस प्रकार से उन्होंने बोला है कि प्राथमिक शिक्षा पर उस पर कुछ जरूर बजट में से जो कुछ राशि है उसको आवंटित किया जाएगा, तो ये इस तरह से मैं शिक्षा में देखता हूँ। यानी कि बजट, शिक्षा के बजट को आप ठीक मानते हैं और जिस तरीके के जो प्रयास हो रहे हैं वो भी ठीक है। हाँ जी, देखिए, जहाँ तक निजी क्षेत्र का बात है, निजी क्षेत्र में अभी कुछ त्रुटियां हैं, उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो देखते हैं बजट में किस प्रकार से उन पर कुछ लगाम या कुछ नियम बनाए जाते हैं, जिससे निजी क्षेत्र में जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उन पर इन नियमों का पालन किया जाए। आप टैक्स एक्सपर्ट हैं और बार बार ये मुद्दा उठाया जाता रहा है, खास तौर पर औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र की ओर से, कि जो कर प्रणाली है भारत की वो बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। इस बार के बजट में कितनी उम्मीद करते हैं और क्या सलाह देते हैं सरकार को? देखिए, पिछली बार के बजट से जो वित्त मंत्री जी का पहला बजट था, जिस प्रकार के संकेत हैं कर प्रणाली का, उन्होंने एक अपना विजन कह लें, उद्देश्य कह लें कि हमारा कर वही रहे लेकिन उसका जो दायरा है वो विकसित हो जाए। तो उद्योगों को जो मांग है कि हमारी कर प्रणाली बहुत ही उलझी हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं देखता हूँ कि कुछ सुधार होंगे, क्योंकि इन सब के लिए एक पूरी तरह से ढांचे को बदलने की ज़रूरत है। जीएसटी बिल अगर पास होता तो हम कहते हैं कि कुछ सुधार हुए, इसी तरह आयकर की जगह डीटीसी आता तो हम कहते हैं सुधार हुए। ये सब अभी बस्ते में पड़े हुए, ठंडे बस्ते में, और इनका अभी कोई नियम लागू होने की कोई आसार नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, हमारे साथ राकेश सिंह जी, क्या उम्मीद करते हैं इस बजट से? क्योंकि जिस तरीके से अमित गुप्ता जी बता रहे हैं कि कर प्रणाली में ज़्यादा सुधार की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है, और कई सारे, चाहे डीटीसी की बात हो या जीएसटी की बात हो, ये सब उलझे हुए पड़े हैं। देखिए, उलझे हुए तो हैं, लेकिन जो हम उम्मीद कर रहे हैं इंडस्ट्री से, उसका एक बहुत सीधा सा कारण ये है कि अब हमारे पास इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है सरकार को, जहाँ पर कि सारे रेवेन्यू का टारगेट जब आपके मीट हो चुके हैं जी, और प्रधानमंत्री के इस बात से, जैसे मैंने पहले कहा कि ये उनका एग्ज़ाम है, तो मुझे एक बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई है कि उनके जो सपने हैं, उन सपनों में, जिसमें से अभी आपने कहा कि शिक्षा की आप बात अगर आप कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे ग्रामीण शिक्षा, और उसमें भी जो फीमेल एजुकेशन है, इस पे मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी जो है इसमें अनाउंसमेंट्स आनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा और जो हमारे जो सस्ते मकानों का जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि सिटीज़ बनाने का और जो सस्ते मकान देने का और एजुकेशन का, ये उनके सपने हैं। मुझे लगता है कि इस बार अरुण जेटली जी उनके सपनों की तरफ ज़रूर आगे बढ़ेंगे, और मैं तो खैर काफ़ी उम्मीद कर रहा हूँ इससे। देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन में काफ़ी पार्टिसिपेशन है और उसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को अगर हमको दूर करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें सरकारी जो स्कूल्स हैं, सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब तक आप उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक जो है हम ये भी ब्लेम नहीं कर सकते कि प्राइवेट स्कूल्स में जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, क्योंकि वो जो टेक्निकल शिक्षा दे रहे हैं या वो जो अपने तैयार कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो आज के इंडस्ट्रीज़ के डिमांड से करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तो डिमांड और सप्लाई का मामला है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री जी जो बार बार कह रहे हैं कि हमें जो प्राथमिक शिक्षा को और ग्रामीण शिक्षा को सुधार करके उसके साथ साथ जो टेक्निकल एजुकेशन है, हमारे आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में ITIs है। अब ITIs में पढ़ाई तो जा रही है, लेकिन आप उनको देखिए कि प्रैक्टिकली जब आप वहाँ पे जाते हैं तो जो औजार होने चाहिए, जिसके ऊपर उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो बाबा आदम के ज़माने के हैं। वहाँ पे वो हो नहीं पाता। वो सिर्फ एक थ्योरी में चीज़ें रह गई है। उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए हमारे स्किलिंग के ज़रूरत के लिए वहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अब चाहे उसमें सरकार अगर अपनी तरफ से पूरा करना चाहे तो ये वेलकम स्टेप है। मेरी तरफ से या हमारे इंडस्ट्री की तरफ से ये मानना जरूरी है कि इसमें सरकार और इंडस्ट्री दोनों को मिल करके इसमें काम करना होगा, दोनों को एक बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, तभी ये स्किलिंग होगी और इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। और एजुकेशन तो देखिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर 8% से ऊपर अगर हम लोग ग्रोथ रेट को लेकर के जाना चाहता है, आखिर अगर हम लोग
इंडस्ट्री में अगर हम अपनी स्केल अप करेंगे इकोनॉमी को तो हमें तो आदमी चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे आदमी की जरूरत है। बिल्कुल स्किल्ड चाहिए, लोग चाहिए। और हमारे साथ व्यापारी नेता विष्णु गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात में ऐसी बात कही है कि वो अपने आप को परीक्षार्थी बता रहे हैं और परीक्षा की बात कर रहे हैं कल के बजट को लेकर के। कितनी उम्मीद करते हैं इस आम बजट से आप? वर्तमान में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए इस सीमा 74% है। बजट में छोटे कारोबारियों जी चलिए, मुझे लगता है कि हमारा जो संपर्क है वो तकनीकी कारणों से हो नहीं पा रहा विष्णु गुप्ता जी के साथ। पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, फिर यही सवाल मेरा आपसे भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये बात कही है कि ये जो आम बजट है जो सोमवार को आने वाला है, उस एक परीक्षार्थी की तौर पर अपने आप को पेश किया है, कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदें जगा दी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशवासियों के मन में बहुत सी उम्मीदें जगाई हैं और मोटे तौर पर देखा जाए तो उस दिशा में वो बहुत अच्छे तरीके से कार्यरत हैं। लेकिन अभी तक कुछ क्षेत्रों में, या यूं कहिए कि सभी क्षेत्रों में उन चीज़ों का रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। हाँ। क्योंकि ये दूरदृष्टि के तरीके से काम कर रहे हैं, जिसका जो परिणाम सामने लोगों को समझ में आएगा या दिखने में आएगा, उसमें अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। हम देश के जो लोग हैं, हम आम जो लोग नागरिक हैं, हम ये चाहते हैं कि आज जो कुछ प्रधानमंत्री ने घोषणा की उसका आज ही रिजल्ट निकल जाए और हमें आज ही सब कुछ नजर आ जाए। लेकिन अगर आपको देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना है तो आपको लंबे समय के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उसके लिए ये करना पड़ेगा कि कोई भी सरकार आए वो उस दिशा से भटक ना सके। अब आज आम व्यक्ति सब ये कहते हैं कि जी पेट्रोल के दाम इतने कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बाजार में हमें जो मिलने वाला पेट्रोल है उसमें कोई खास फर्क नहीं आया। जी फर्क आया है, लेकिन इस दिशा में मेरा ये कहना है कि वित्त मंत्री महोदय को पेट्रोल से होने वाली बचत को इस प्रकार से यूटिलाइज करना चाहिए, इस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए कि लोगों को भी महसूस हो कि पेट्रोल का दाम कम होने से वो पैसा हमारी भलाई पे खर्च हो रहा है। जी अच्छा होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छा दिखना भी बहुत आवश्यक है। इस समय मुझे ये लग रहा है कि ये इस चीज का प्रचार ठीक तरह से नहीं हो पा रहा। जी अमित जी, क्या लगता है कि जो बजट सोमवार को पेश करेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, तो उनके पिटारे से क्या क्या चीजें निकल सकती? देखिए, अब तो बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया, लगभग 12 घंटे का समय है, बजट सबके समक्ष आ ही जाएगा। लेकिन मैं इसको इस प्रकार से देखता हूँ, वित्त मंत्री जी ने पिछले बार करीबन 140 नई परियोजनाएं चालू करी थी, जिन पर उन्होंने अपना 2.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। तो कहीं ना कहीं उन्हीं परियोजनाओं को चालू रखा जाएगा। पिछली बार एक महिला बैंक का निर्माण किया गया, मुझे लगता है इस बार महिला बैंकों को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। पिछली बार उन्होंने पॉलिटेक्निक के बारे में बात करी, पॉलिटेक्निक में विस्तार किया जाएगा। उन्होंने 5 से 7 राज्यों में ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल खोलने की बात करी। तो अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो इनको और बढ़ाया जाएगा, कुछ और राज्यों को भी इस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। तो इन सब तरह से मैं देखता हूँ कि बजट में पुरानी जो पॉलिसियाँ उन्होंने सुझाई हैं उन्हीं को ही आगे बढ़ाया जाएगा और कोई नए फेरबदल नहीं आएंगे। कर के रूप में अगर देखा जाए तो मैं देखता हूँ कि जो बाजार में सोना और चांदी है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि सोने के दामों को नियंत्रित करना पड़ेगा। रुपए को कंट्रोल करना वित्त मंत्री जी के पास आरबीआई के साथ मिलकर एक और चुनौती बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसे भी संतुलन में लाना उनके लिए, उसमें भी कुछ फेरबदल होगा। आयकर की बात करें, यदि एक निजी व्यक्ति और जो सबको ज़्यादा प्रभावित करता है, आयकर में स्लैब के अंदर 10-20 हज़ार रुपए का अगर इजाफा हो तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन कोई बहुत 50,000 1 लाख रुपए तक नहीं हो सकता। ज़्यादा बड़ी उम्मीद नहीं की जा सकती। आयकर की जो न्यूनतम सीमा है उसकी जो सीमा बढ़ाने के मामले में आप यही कहना चाहते हैं। शायद हमारे साथ व्यापारी नेता विष्णु गुप्ता जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, कितनी उम्मीद है आपको इस आम बजट से? कल जो वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करने वाले हैं, अपने पिटारे को जब खोलेंगे तो कितनी उम्मीद करता है व्यापारी वर्ग? विष्णु जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद तकनीकी मसला है, अब अभी संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा। तो मैं फिर से आता हूं आपके पास राकेश जी कि अभी तक जो बातें हुई हैं वो इस चीज़ों को लेकर के हैं कि जो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो,
बहुत ज़्यादा आयकर का क्षेत्र हो उसमें भी बहुत ज़्यादा उम्मीद की नहीं जा रही है, क्योंकि इस तरीके का जो फिलहाल जो ये आया है अपना 26 तारीख को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था संसद में, उसको लेकर के जीडीपी की बात करें तो 7.5% के आसपास की बात कही गई है। और इसके साथ साथ अगर उसकी बात करें इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तो वो लगभग एक ही स्थान पर ठहरा हुआ है और कहीं ना कहीं तो हल्का सा गिरावट जरूर आई है पिछले 1 साल में, हालांकि पिछले 10 साल की बात करें तो बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ हम बात करें अगर मुद्रास्फीति की तो वो भी 5% के आसपास शायद ठहर गई है आकर के, और हालांकि जो मुद्रास्फीति की दर है वो 2010 में 10% से ऊपर तक पहुंच गई थी। तो मुद्रास्फीति की दर जो काबू में आई है, इससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि आगे और जो जरूरी वस्तुएं हैं उनके दामों पर भी कोई असर पड़ सकता है? देखिए, मुद्रास्फीति की जो हम लोग 5% की या 6% की अगर बात करें, इससे नीचे अगर आप लेकर के जाएंगे जी तो मुझे लगता है कि उससे ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट आता है। तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन जो है वो कोई बहुत ख़राब चीज़ होती है जिसको कि बिल्कुल रोक देना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए थोड़ा इन्फ्लेशन या थोड़ी सी जो है ये होना ही चाहिए, तभी एक्सपेंडिचर के बेस पे हम लोग इंसेंटिव होता है और डिमांड सप्लाई का ये तो बहुत ही सीधा सा नियम है। अब रहती है कि बात कि हम किस तरीके से हम उसको चाहे करते हैं या किस तरीके से कल वित्त मंत्री जी आगे लेकर के बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि 2 चीज़ों पे मेरी नज़र रहेगी। पहली चीज़ तो ये है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि 1,30,000 करोड़ के आसपास जो है ये 7th पे कमीशन के ऊपर में ये एक्सपेंडिचर उनके सामने पड़ा हुआ है। चलिए मैं राकेश जी आपके पास जल्दी ही दोबारा से वापस आऊँगा और हमारी इस खास पेश का समय वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। हाय हेलो 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 यस हेलो हेलो हाँ आ रही, अब आइए, एकदम क्लियर एकदम क्लियर आवाज़ है। आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? हेलो 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 आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हाँ मेरे को आपकी आवाज, हाँ जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। ठीक है आपकी आवाज आ रही है। हाँ प्रोमो की आवाज़ आ रही थी, म्यूजिक का। चौबीस घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर, मिलती रहे आपको ताजा खबर, आपके और हमारे मिलने का एक नया प्लेटफॉर्म, डिश टीवी का चैनल नंबर 573। के बाद फिर से आपका स्वागत है। और सोमवार को केंद्रीय बजट आने वाला है, आम बजट, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना जब पिटारा खोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगे और उसी पर हमारी चर्चा है। और चर्चा में हमारे साथ विष्णु गुप्ता जी भी, जो वरिष्ठ व्यापारी नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कितनी उम्मीद करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में ये बात कही है कि वो परीक्षार्थी हैं और पूरा देश उनका परीक्षा लेने वाला है इस बजट से। मैं विष्णु गुप्ता, व्यापारी के हिसाब से आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमें वित्त मंत्री जी से काफ़ी उम्मीदें हैं जी। और उसके लिए हम वित्त मंत्री जी से उम्मीदें रखते हैं कि व्यापारियों को टैक्स में रिलीफ, व्यापार में जो टैक्स के अंदर जो आने वाली मुसीबतें हैं, सरलीकरण
वैट से संबंधित नियम, जीएसटी और इससे रिलेटेड इश्यूज में हमें राहत मिलनी चाहिए। उसके अलावा जो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ गया एक तरफ, और दूसरी तरफ जो सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ रहा है, उससे कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, ये बात ठीक है, लेकिन साथ में टैक्स का बोझ तो जनता पे ही पड़ने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी सरकार जो बैंकों में पैसा आ रहा है और जो पैसा रिकवर नहीं हो रहा, उसके लिए हमारे पास क्या ब्लूप्रिंट है, वो अभी तक इतने सालों में, आज़ादी के 60 सालों के बाद हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने के बावजूद 60,000 करोड़ से ऊपर जो पैसा बैंकों में ब्लॉकअप हो गया, वो हमें नहीं मिल रहा। दूसरी, बड़ी कंपनियों को जो सब्सिडीज दी जा रही हैं, साथ में गरीब तबके को भी सब्सिडी दी जा रही हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास का है वो सैंडविच हो गया है। उसके लिए हमारे पास क्या योजना है? क्योंकि हमारा समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास सरकार को पूरा टैक्स भी देती है, सब तरीके से, हर तरीके से कंधा मिला के चलती है। उसके लिए हमारे पास एक ब्लूप्रिंट हो तो आगे आने वाले समय में देश की खुशहाली निश्चित है। जी, आपका सुझाव क्या है? आपका सुझाव क्या देना चाहेंगे आप सरकार को? नहीं, हमारा सुझाव सिंपल है कि जो चीज़ें कम्बरसम है उनको सरल किया जाए, टैक्सेशन में सरलीकरण की जाए, डिपार्टमेंट में जो सरलीकरण है वो सरल किया जाए। एक व्यापारी को एक टैक्स कलेक्शन के लिए एक अलग से बंदा रखना पड़ता है जो उसको ऑडिट का देखेगा, इसका देखेगा। व्यापारी व्यापार करे या उन्हीं चीज़ें जो में उलझा रहे कि आज ये फार्म भरना है, ये फार्म भरना है, तो उस तरीके से वो पूरा उसको एक सरलीकरण हो जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। आगे आने वाले समय में हर व्यापारी चाहता है कि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा दे और देश की खुशहाली में कंधे से कंधा मिला के चले, ये हमारा ध्येय है। और व्यापार ने हमेशा टैक्स कलेक्ट करके ही दिया है गवर्नमेंट को, और आगे भी करना चाहती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट सरलीकरण करे तो बेहतर रहेगा। विष्णु जी, जो बात आप उठा रहे हैं ये राज्य सरकारों का मसला है, चाहे किसी ज़्यादा तरीके के फार्म भरने की बात हो या फिर इस तरीके के मसले। ये केंद्र सरकार का बजट है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि फार्म प्रणाली, जो फार्म अलग अलग तरीके के भरे जाते हैं, चाहे वैट की बात हो या फिर दूसरे चाहे जो टैक्सेज हैं उनकी बात हो, स्टेट गवर्नमेंट के ज़्यादातर मसले होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या उम्मीद कर? जीएसटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए हमारे पास एक 2016 तक की लिमिट थी। अब उम्मीद करते हैं कि इस साल अप्रैल में जीएसटी लागू हो जाए तो व्यापार करने में आसानी रहेगी। ये सेंट्रल का मुद्दा है, और सेंट्रल में मुझे बड़ी खुशी होगी कि सेंट्रल इसको लागू करे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी जी, बिल्कुल, व्यापारियों की मांग है कि जीएसटी को लागू किया जाए। विष्णु जी, आप बने रहिए हमारे साथ। पवन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे विष्णु जी के, जो टैक्स स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें फार्म प्रणाली का बड़ा योगदान रहता है और बड़ी मुश्किलें भी आती हैं, क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, जीएसटी की जहाँ तक बात अभी विष्णु जी ने की, मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर टैक्स की संरचना में चेंज होगा, बदलाव होगा, तो उससे सरलीकरण अपने आप आएगा। जी, अभी विभिन्न तरीके के टैक्स हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट दोनों के टैक्स हैं, और दिल्ली जैसी जगह पे जो एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, और यहाँ पे जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि दोनों अलग अलग विचारों की सरकारें हैं और उनके टकराव की वजह से व्यापारी को भुगतना पड़ता है, तो स्थिति और भी भयानक हो जाती है। इसके लिए मेरा सुझाव ये है कि विपक्षी दलों को जीएसटी की दिशा में बढ़ना चाहिए और जीएसटी लागू करके सरकार उसका सरलीकरण करे, ताकि टैक्स कम से कम एक ही जगह पे लगे और हम अपना ध्यान टैक्स की बजाय व्यापार में लगा सकें। अभी हमारे साथ दिक्कत क्या है कि टैक्स के बारे में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो सोच के हमारा जो ध्यान है अपने व्यापार से हट जाता है। व्यापार में सुबह जाके हम अपनी दुकान खोलते हैं, हमें 10 कामों में से एक काम ये भी होता है कि आज एक आदमी को डिपार्टमेंट भेजना है, और अभी आजकल दिल्ली सरकार ने जैसी प्रॉब्लम की हुई है कि रास्ते में गाड़ियां रोक रोक कर उनके माल जब्त करके ले जा रहे हैं और हफ्ता 10 दिन तक गाड़ियां नहीं रुकती। तो ये एक सरलीकरण की दिशा में ये होना चाहिए। आपने कोई भी पेनल्टी लगानी है, एट द स्पॉट लगाओ, उसको 5 दिन इंतजार क्यों किया जाए। खैर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये केंद्रीय सरकार का बजट है, उस बारे में बात होनी चाहिए। तो इसमें मेरा एक विचार ये है कि सरकार को अपने खर्चों पर लगाम लगाकर जितना भी ये अपने जो इंस्पेक्टर राज है या जो अफसरशाही है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। जी। आज सरकार तो सरलीकरण के बड़े रास्ते निकाल रही है, लेकिन जो अफसर हैं
वो उसी में से ऐसा मुद्दा, ऐसा लकूना निकाल लेते हैं कि उनके सामने हमें गाय को भैंस और भैंस को गाय कहना पड़ता है। वो कहते हैं ये भैंस नहीं है, गाय है। तो व्यापारी कहता है जी आपने बिल्कुल उचित फरमाया, ये गाय है। यानी कि ये अफसरशाही की बात है। और जिस तरीके से पूरे देश को बजट का बेसब्री से इंतजार होता है, ठीक उसी तरह बजट वाले दिन वित्त मंत्री जी दिन की शुरुआत कैसे होती है, ये जानना भी आपके लिए दिलचस्प होगा। आइए आपको दिखाते हैं वित्त मंत्री का डे प्लान। बजट पर होगी सबकी नजर। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा, कितना टैक्स बचेगा और कितना खर्चा बढ़ेगा। हर साल की तरह इस बार भी आम बजट पर जनता और राजनीतिक पार्टियों की नजर रहेगी। साथ ही ये जानना भी दिलचस्प होगा कि आम बजट के काम को अंजाम देने वाले देश के वित्त मंत्री बजट वाले दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। आम बजट की घोषणा वाले दिन वित्त मंत्री सुबह 9 बजे अपने दफ्तर पहुंच जाते हैं, जहां वो अपनी टीम के मुख्य सदस्यों से बातचीत करते हैं। हर साल ब्रीफकेस के साथ वित्त मंत्री का फोटो जो अखबारों और वेबसाइटों में छपता है, वो भी इसी वक्त लिया जाता है। सुबह 9:30 बजे वो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से चाय पर मुलाकात करते हैं। वहाँ वित्त मंत्री बजट की कुछ बारीकियों को राष्ट्रपति के साथ शेयर करते हैं। सुबह 10 बजे वित्त मंत्री संसद पहुँच जाते हैं और कैबिनेट मीटिंग में उपस्थित होते हैं। उनकी टीम द्वारा तैयार किया गया एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, जिसके बाद कैबिनेट बजट पर ठप्पा लगा देता है। सुबह 10:30 बजे के करीब वित्त मंत्री संसदीय मामलों के मंत्री के कमरे में जाते हैं। अब जब तक लोकसभा की कार्यवाही शुरू नहीं हो जाती है, किसी भी मंत्री को कैबिनेट समिति के कमरे से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती है। 11 बजे कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले वित्त मंत्री अपने कैबिनेट साथियों के साथ सदन में प्रवेश करते हैं। गर्दन में दर्द की शिकायत। अपना पहला बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गर्दन में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें बजट का भाषण बैठकर देने की इजाजत दे दी गई थी। इस बार भी अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें ऐसी अनुमति दोबारा मिल सकती है। सबसे लंबा भाषण। अरुण जेटली का पहला बजट भाषण काफी लंबा था। 16,500 शब्दों का ये भाषण शायद किसी भी वित्त मंत्री द्वारा दी गई अभी तक की सबसे लंबी स्पीच थी। इसी को पढ़ने के दौरान जेटली की गर्दन में दर्द होने लगा और उन्होंने थोड़ा आराम फरमाया। उनका दूसरा बजट भाषण थोड़ा छोटा था, यानी कि करीब 11,000 शब्दों का। बजट स्पीच को पढ़ने में करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। पिछले साल जेटली ने अपने भाषण में कांग्रेस की चुटकी लेते हुए कहा था कि कुछ तो फूल खिलाए हमने, कुछ और फूल खिलाने हैं। मुश्किल है ये बाग में, अब तक कांटे कहीं पुराने हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जेटली कौन सा शेर पढ़ेंगे। उन्होंने अपने पहले बजट में पीली जैकेट पहनी थी तो दूसरी में नीली। अब तीसरे बजट पर सबकी नजरें रहेंगी, घोषणाओं पर भी और वित्त मंत्री के अंदाज पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। तो ये आपने देखा कि केंद्रीय वित्त मंत्री का जो दिन का प्रोग्राम होता है वो क्या होता है। मैं राकेश जी, आपको मैंने बीच में रोका था जब जीडीपी की बात हो रही थी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हो रही थी, तो वो जो अधूरी बात रह गई थी पहले वो पूरा करें। देखिए, जो मैं कह रहा था कि कल मेरी नज़र 2 चीज़ों पे रहेगी खास तौर पे। पहली बात तो ये है कि जो 7th पे कमीशन का 1,30,000 करोड़ रुपए का जो एक लाइबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली जो आ रही है उसको टैकल करना। और दूसरी चीज़, अभी हमारे जो मित्र भी बता रहे थे कि बैंकों का करीब अप्रॉक्सीमेटली करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया का जो एनपीएस की बात हो रही है, लेकिन अगर हिडन एनपीएस की अगर मैं बात करूं तो इससे दुगनी या 3 गुनी भी हो सकती है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन एनपीएस को किस तरीके से टैकल किया जाए, क्योंकि बात तो बिल्कुल ठीक है, हमारे मित्र जो बता रहे हैं कि हमारे छोटे और मध्यम व्यापारियों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है इससे, क्योंकि उनको जो लोन मिलनी चाहिए, उनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो तो मिल नहीं रही है जी। क्योंकि सारा एनपीएस और जो बड़े बड़े जो पैसा बर्बाद हो रहा है वो बड़े इंडस्ट्रीज के साथ में हो रहा है, तो उसका तो हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से कल मेरी नज़र रहेगी कि क्या वित्त मंत्री इन बैंक्स का, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, क्या इनके कंसोलिडेशन के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं जी। मेरी समझ से उनको एक बड़ा स्टेप लेना चाहिए
और ये जो इतने सारे सरकारी बैंक बना रखे हैं, इनको 5 या 6 के अंदर में कंसोलिडेट करके लेकर के आना बहुत जरूरी हो गया है। बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल, केंद्र सरकार को बड़े कदम उठाने की जरूरत है और यही उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली सोमवार को जब अपना बजट पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत राहत भी देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more solved than ever, getting naughty better late than never। उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली का ये आने वाला बजट कैसा रहेगा। फिलहाल पीएम मोदी ने कहा कि किसान ही तो देश की शान है और पीएम ने किसान को श्रम का देवता बताया और सभी किसानों को नमन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी राज्य सरकारों से किसानों के मामलों को सर्वाधिक प्राथमिकता देने और कृषि से जुड़े मामलों को प्राथमिकताओं की सूची में सर्वोपरि रखा जाए ये कहा। लेकिन अभी देश में सूखे की मार और कर्ज के तले किसान जैसे एक के बाद एक आत्महत्या करने को मजबूर हैं। ऐसे में सोमवार को पेश होने वाले बजट से किसानों ने बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं कि इस बजट में उनका भी ख्याल रखा जाएगा। आइए देखते हैं बजट से क्या किसानों की उम्मीदें। वित्त मंत्री के पिटारे में इस बार सबके लिए कुछ न कुछ खास होगा, लेकिन इस बजट में कुछ तबके ऐसे भी हैं जिन्हें वित्त मंत्री की मदद की सबसे ज्यादा दरकार है। देश के अन्नदाता यानी हमारे किसान। किसानों के अभी के जो हालात हैं उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार को पेश होने वाले बजट में किसानों की बेहतरी के लिए कुछ खास कदम उठाए जरूर जाएंगे। किसानों की सुने तो बजट में किसान सभी बातों के सिवा मौसम की मार से बचाव के उपाय भी चाहता है। इस तरह वे बेहतर मौसम अनुमान, फसलों की वक्त से क्षतिपूर्ति, सीधी सब्सिडी, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जैविक खेती की उम्मीदें रखता है। किसानों की क्या है उम्मीदें? नई तकनीक का इस्तेमाल हो। किसानों के संगठन चाहते हैं कि दावों के निपटारे के लिए गवर्नमेंट नई तकनीक का इस्तेमाल करे। इसके तहत रिमोट सेंसिंग और मोबाइल आधारित इमेज कैप्चरिंग सिस्टम हो ताकि उपज के आंकड़ों तथा दावों के निपटान में सुधार हो। राजकोष आधारित बीमा। 26.3 करोड़ किसान देश में है। इस संख्या का 10वां भाग ही फसल बीमा का प्रॉफिट ले पाता है। इसकी वजह है ऊंचा प्रीमियम, लिहाजा सरकारों को पूरी तरह फसल बीमा कवर कर देना चाहिए। कीटनाशक दवाइयों पर बड़ी सब्सिडी।
2013-14 में कीटनाशक सब्सिडी कुल कृषिगत सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 10% रही। किसान अब महंगे कीटनाशकों के लिए बड़ी सब्सिडी चाहते हैं। ऑर्गेनिक खेती को मिले बढ़ावा। सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ऑर्गेनिक खेती विधियों को बढ़ावा दे, इससे मृदा की गुणवत्ता में सुधार होगा। कम उपज के पश्चात भी ऑर्गेनिक उत्पादों से किसानों को ऊंचे दाम मिल सकेंगे। बेहतर मानसून अनुमान। किसान की फसल मौसम पर डिपेंड करती है, इस कारण वे चाहता है कि उसे स्थानीय स्तर पर सटीक मौसम जानकारी मिले। लगातार 2 सूखे और मार्च में हुई व्यापक ओलावृष्टि से फसलों को हानि पहुंची थी। नगद सब्सिडी मिले। किसानों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता है। कृषक सहायक संगठनों ने मौजूदा परोक्ष कृषि कर्ज के बजाय प्रत्यक्ष नगद सब्सिडी का ऑफर दिया है। इनसे पैदावार बढ़ेगी, क्षति रुकेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे किसान पैदावार बढ़ा पाएंगे और उन्हें फसल क्षति को रोकने में सहायता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। जी हाँ, किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं इस बजट से और उनकी उम्मीदें ये भी हैं कि उनकी फसल की बीमा जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना शुरू की है फसल बीमा की, उसको जगह जगह हर राज्य में जाकर के वो उसका उद्घाटन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से शुरुआत की थी और आज उत्तर प्रदेश में भी जाकर के उन्होंने किसानों के बीच जाकर अपनी बात कही। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि वो पूरा देश उनकी परीक्षा लेने वाला है और कल का दिन यानी कि बजट का दिन उनकी परीक्षा साबित होगा। हमारे साथ एक और मेहमान वरिष्ठ व्यापारी नेता विजय गुप्ता बंटी जुड़ गए हैं। विजय गुप्ता जी, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या उम्मीदें करता है व्यापारी वर्ग जो ये आम बजट आने वाला है? व्यापारी वर्ग ये चाहता है, जो मध्यम वर्ग का व्यापारी वर्ग है जी, वो इस समय सबसे ज़्यादा परेशान है। उसको किसी न किसी प्रकार से, चाहे आयकर की दर में छूट मिले या उसकी आय की सीमा बढ़े, इस तरह की कोई ना कोई छूट मिलनी आवश्यक है जी। नहीं तो मध्यम वर्ग का व्यापारी जितना परेशान पिछले सालों में रहा है, वो परेशानी उसके सामने अगर खड़ी रही तो उसके लिए व्यापार करने में बहुत मुश्किलें आती रहेंगी और उन मुश्किलों के कारण से वो हमेशा परेशान ही रहा है और परेशानी रहेगा जी। और हम ये केंद्र सरकार से पूरी आशा रखते हैं कि अब आने वाले बजट में उसमें मध्यम वर्ग के व्यापारियों को विशेष राहत दी जाए। विशेष राहत दिए जाए मध्यम वर्ग के व्यापारियों को, यानी कि जो खुदरा कारोबारी हैं या थोक बाजारों के कारोबारी हैं, उनको विशेष राहत की उम्मीद इस बजट से है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकल करके आता है। अमित जी, आपसे जानना चाहूँगा कि बार बार बात की जाती है, केंद्र सरकार भी बात करती है, राज्य सरकारें भी बात करती हैं किसानों के लिए नई नई योजनाओं की शुरुआत की जाती है और लेकिन उसके बावजूद किसानों को इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। देखिए, जितने भी हम योजनाएं बात करते हैं ये हम पार्लियामेंट संसद में पेश करते हैं, राज्यों सरकारों तक इसको पहुंचा दिया जाता है, लेकिन वो किसान जो अपना दूर दराज क्षेत्र में ना तो टीवी से जुड़ा हुआ है जी, ना ही रेडियो से जुड़ा है, तो अभी अच्छा है प्रधानमंत्री जी रेडियो पर बार बार मन की बात कर रहे हैं जिससे वो वहां तक पहुंच पा रही हैं। तो किसानों को ये पता कैसे लगेगा उनके लिए किस समय पर कौन सी जो उचित स्कीम है वो बन चुकी है जिसका वो फायदा ले सकता है। ये अपना जो आपने बताया फसल बीमा, उसका लाभ ले सकते हैं। होता ये है कि किसान की फसल खराब हो जाती है और अगर ज़्यादा बनती है तो उसका भंडारण नहीं हो पाता, मौसम की वजह से वैसे ही खराब हो जाती है, या फिर अगर बन भी जाती है तो उसको प्राइस जो मिलता है, मिनिमम प्राइस जैसे हम कहें, वो भी बहुत कम मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान का उत्थान नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इन सभी जो नीतियां बना रहे हैं इसका क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन ठीक ढंग से कर दें, तभी किसान को इसका नीतियां कार्यान्वित सही ढंग से होनी चाहिए। विष्णु गुप्ता जी के पास चलेंगे। विष्णु जी, आपसे जानना चाहूंगा, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, किसान चैनल शुरू किया गया सरकार की ओर से, इसके साथ साथ दूसरी जानकारी लेने के लिए भी कुछ ऐप्स भी, मोबाइल ऐप्स भी शुरू किए गए, लेकिन इसके बावजूद किसानों की हालत सुधरती नजर नहीं आ रही है। अब एक बार फिर कल एक बजट पेश किया जाएगा, उस पर कृषि के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की जाएंगी, लेकिन सवाल बहुत सारे उठते रहे। आप क्या कहेंगे? मेरा सीधा मानना यह है कि आज तक हमने एग्जीक्यूशन में बहुत देर करी है जी।
जब तक हम एजुकेशन को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं बनाएंगे किसान यूं ही मरता रहेगा। मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं। 3 दिन पहले मुझे एक किसान मिला, उसके पास 12 एकड़ ज़मीन है और वो एक छोटा सा दिल्ली में ट्रक चला रहा है। मैंने बोला भाई क्यों? भाई मुझे बोलता है कि मेरे को वहाँ पूरी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है जी। जबकि विदेशों में हम देखते हैं वहाँ किसान को पूरी सुविधाएं हैं, सारी उसको फैसिलिटी है, नई नई टेक्निक्स अवेलेबल हैं। अल्टीमेटली जब हम फूड को एक मास स्केल पे इंडस्ट्री जब तक घोषित नहीं करेंगे या इंडस्ट्री एज ए इंडस्ट्री यूज़ नहीं करेंगे, किसान यूँ ही मरता रहेगा। और किसान के बच्चा किसानी नहीं करना चाहता। पहली बात तो जो जन्म दर संख्या का एक अनुपात बिगड़ गया जी, फिर उसको लेबर नहीं मिल रही, ये सब बेसिक इश्यूज के साथ में वो किसान को किसान खेती करने के लिए वहाँ अवेलेबल नहीं है। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़े बहुत समृद्ध हैं, वो सीधा शहर आ जाते हैं और खेत की तरफ झांकते नहीं। तो क्या होगा? यही होगा। तो जो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जब तक इंफॉर्मेशन पहुँचे और उनको सारी फैसिलिटीज वहीं मिले, तो उसको ट्रक चलाने की क्या जरूरत जी। वो 5,000 10,000 रुपए कमा रहा है ट्रक चला के, और करोड़ों की जमीन वहाँ बेकार पड़ी है, बंजर पड़ी है। तो मेरा सिंपल कैलकुलेशन है कि जब तक हम किसान के अंदर एक देशव्यापी अभियान, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मन की बात के द्वारा और भी तरीके से, यही काम हमारे सामाजिक संस्थाओं का, जो NGOs हैं, वो भी इस काम में उनको और आगे आना पड़ेगा और किसानों को ये इन्फॉर्मेशन उनके तक पहुंचानी पड़ेगी। किसानों के लिए सूचना मुहैया कराना, जरूरी सूचनाएं मुहैया कराना बेहद जरूरी है, और जो योजनाएं घोषणा की जाती है उनको सही ढंग से कार्यान्वित किया जाना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ।